ऑनलाइन में मेरे साथ कनेक्टेड है ईशा समीर। यू आर गुड मॉर्निंग। अभी 2-4 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक और बच्चे कनेक्ट करेंगे। इसका ये थोड़ा आगे वाला एसी चला दे। हाँ जी समीर भाई, शुरू करें। शुरू करें। मतलब तुम्हें ऐसा किसका इंतजार है कि तुम चाहते हो उसके आने के आधी क्लास शुरू हो? नहीं, मैं तो तुमको पूछा तुम करें, तुमने कहा नहीं रुको अभी आ रहे हैं। हाँ वही पूछूं, तुम्हें ऐसे किसका इंतजार है? तुम्हें किसका इंतजार है जिसके आने के बाद हम क्लास शुरू करें? कौन से बच्चे? बच्चे तो सभी हैं। अच्छा। मैं लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम उसकी वजह से बोलोगे अभी क्लास शुरू मत करो। समीर भाई कुछ समझाओ इसको। आइए। अच्छा, 6 मिनट हो गए देखो, लेकिन मैं ऑन टाइम था। राइट। समीर से पूछ लो, ये ऑनलाइन था, लॉग इन था। मैं टाइम से था ना? ठीक है। हाँ। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, हम लोगों ने सर्विस कॉस्टिंग शुरू करी थी, उसमें आपको 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और एक केस सिनेरियो, वो आपने कर लिया है क्या? मेरे को जवाब नहीं मिला, इसका मतलब नहीं किया है। तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे एंड में, ये बात श्योर है। मैं आपको सिर्फ आगे का सिनेरियो बता सकता हूं कि कैसा होगा। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, यू विल बी इन अ ट्रबल। आइए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग। अब आप फटाफट से नोट करें नेक्स्ट। टोल रोड्स। नेक्स्ट नोट करें टोल रोड्स।
चलिए बताएं क्या होता है। आपने कॉपी में लिखा टोल रोड, ठीक है, बात ना करें बिल्कुल भी। टोल रोड लिख क्यों नहीं रहे? अच्छा फिर ठीक है, हाँ सही है। आइए मैं आपको टोल रोड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जरा सामने देखें। जैसे एक, ये कोई शहर है या कोई गांव है, कस्बा है, कुछ भी ले लो, और एक ये है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो हम देखो ऐसे जाते हैं। आप सब सामने देखते रहे, ऐसे हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरह से जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ज्यादा बेटर होगा? लेकिन चक्कर पता है क्या है, ये सारा इलाका जस्ट लाइक जंगल है, या इट इज जस्ट लाइक खेत वेत जो होते हैं वो है। कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे जाते हैं। अब एक दिन गवर्नमेंट ने सोचा, अगर हम यहां से यहां तक एक रोड बना दें, देखो ये वाली रोड, अगर हम एक रोड बना दें तो इससे लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा? क्या क्या फायदे होंगे? एक तो उसका गाड़ी का पेट्रोल कम फूकेगा, दूसरा समय बचेगा, और नई रोड होगी तो उस पर ड्राइविंग में भी अच्छा लगेगा, स्मूथ रहेगी गाड़ी, तेज चलेगी, ऐसा। इससे सरकार को फायदा होगा कि नहीं होगा? सरकार को एक इनडायरेक्ट फायदा होगा। हमारे देश में पेट्रोल की कमी है, विच इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो अगर लोग इधर से उधर जाएंगे और पेट्रोल कम लगेगा, तो अल्टीमेट फायदा तो सरकार को ही हो रहा है, कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो जमीन सब पड़ी हुई थी यहां पर, ये कोई ज्यादा महंगी थोड़ी हुआ करती थी, क्योंकि तो जंगल है। लेकिन अगर यहाँ रोड बन जाए तो देखिए, ये जितने लैंड्स हैं, ये जितनी जमीनें हैं, इनमें डेवलपमेंट हो सकती है। एक तो रोड के साथ कुछ पेट्रोल पंप बन गए, शॉपिंग मॉल बन गई, सोसाइटी बन गई। तो जो जमीनें पहले कपड़े के दाम से भी सस्ती आती थी, अब वो जमीन अच्छी बन जाएंगी। और जमीनें हैं किसकी? सरकार की। तो सरकार को फायदा होगा। लेकिन चक्कर ये, इस रोड को बनाने का खर्चा बहुत है। अब सरकार कहती है ये तो हमने एक जगह देखी है, ऐसी तो हमारे देश में लाखों जगह हो सकती हैं जोड़ने के लिए, हम पैसा कहां तक लगाएंगे? बड़े बड़े एक्सप्रेस वे पे लगा देंगे, इनमें थोड़ी बार बार लगाएंगे। तो सरकार ने बोला किसी प्राइवेट कंपनी को, भैया कोई आगे आओ और बताओ कौन रोड बनाएगा। तो मान लो एक एबीसी या एलएनटी, एलएनटी कंपनी आ गई, कहते हम रोड बनाएंगे। तो गवर्नमेंट कहती थी, तुम रोड बनाओ, कितने साल में बनाओगे? कह रहे हम बना लेंगे 2 साल के अंदर। अब इस रोड बनाने से सरकार ने कहा तेरे को हम ढेला नहीं देंगे इसमें, क्योंकि अगर खर्च करने तो हम खुद ही नहीं पैसे खर्च कर देते। तो फिर एलएनटी को क्या फायदा होगा? सरकार ने कहा एक काम कर, तू यहां पे ना एक टोल बूथ गाड़ ले इस जगह। अब जो भी जाएगा और जो भी आएगा उससे तू पैसे रिकवर कर। जो भी खर्चा तू कर रहा है ना, उसकी भरपाई टोल के माध्यम से कर। एलएनटी तैयार हो गया, उसने रोड बना दी और बीच में बूथ डाल दिया। अब वो जो भी गाड़ी पास ऑन होंगी उनसे पैसे लेगा। सरकार ने कहा एलएनटी को, भैया अपनी जायदाद मत समझ लियो, ये बूट है, बूट। बूट का मतलब बिल्ट, बनाओ, ओन, उसको ओन करो, ऑपरेट, उसको चलाओ,
एंड देन ट्रांसफर। जब तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए अलॉन्ग विद प्रॉफिट, तब तुम यहां से निकल लेना, हम इस बूथ को उखाड़ फेंकेंगे, फिर लोगों के लिए फ्री कर देंगे। बताओ कितने साल में तुम्हारी कॉस्ट रिकवर होगी? इन्होंने कहा 2 साल में हमारा करीब करीब 500 करोड़ रुपए लगेगा बनाने में। अब ये कहते हैं 500 करोड़ रुपए लगेगा, और हमें ऐसा लगता है हम 15 साल में इस पैसे को रिकवर कर लेंगे। अब 15 साल तक 500 करोड़ रुपए प्लस 15 साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो होगी। जब टूल बनेगा तो बिजली के बिल आएंगे, बिजली के खंभे लगेंगे, 15 साल में कितनी बार उसके सरफेस रिपेयर होंगे, साइड की ग्रिल टूटेंगी फूटेंगी, एम्बुलेंस खड़ी करेंगे, टोल वगैरह बनेंगे तो उसमें स्टाफ बैठेगा, उनकी सैलरी, रोड की साफ सफाई, ये सब। तो 500 करोड़ के अलावा खर्चे तो और भी लगेंगे। तो इन्होंने कहा हम इसको अप्रोक्सीमेट 15 साल में रिकवर कर लेंगे अलॉन्ग विद प्रॉफिट एवरी ईयर फॉर अस। तो 15 साल में हमारे सारे खर्चे आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। सरकार ने कहा मोस्ट वेलकम, ऐसे ही करो आप। तो ये होता है टोल रोड का कंसेप्ट। ऐसे जितनी भी टोल रोड होती हैं वो बनती हैं। आप कभी दिल्ली से नोएडा डीएनडी से गए हैं? डीएनडी से दिल्ली से नोएडा, वो नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने बनाया था। उसने टोल रखा, अब वो टोल फ्री है रोड, क्योंकि जिसने वो रोड बनाई उस कंपनी को अपने पैसे सारे रिकवर हो गए अलॉन्ग विद प्रॉफिट। अब वो फ्री कर दिया। अभी वहां टोल के बूथ बने हुए हैं, सरकार जिस दिन चाहेगी उसको तोड़ देगी और प्लेन रोड बना देगी, सिंपल। लेकिन वहां कोई बैठता नहीं, अब जितना मर्जी आप जाओ आओ, आपको टोल नहीं देना उस रोड पर। अब यहां से जो गाड़ियां निकलती हैं उस पर टोल का रेट कैसे तय किया जाए, ये सोचना है। मैं बताता हूं। 500 करोड़ रुपए 15 साल में चाहिए, तो 1 साल में कितना हो गया? 500 बटा 15। रहने दो, कैलकुलेट मत करो, सामने देख लो। 1 साल में 33 करोड़ हो गया, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई 27 करोड़। टोटल कितनी हो गई? 60 करोड़। अब ये लोग सर्वे करते हैं कि कितनी गाड़ियां निकलेंगी यहां से 1 साल में। मान लो इनको लगता है 1 साल में यहां से निकलेंगी करीब करीब 2 करोड़ गाड़ियां, 2 करोड़। तो वो 60 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 30 रुपए। इसके अंदर 5 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। तो कह रहे कोई भी गाड़ी पास होगी 35 रुपए टोल देगी हमें। कोई भी गाड़ी पास होगी 35 रुपए हमें देगी। लेकिन क्या टोल से गाड़ियां ही पास होंगी, बस ट्रक नहीं पास होंगे? उनका टोल रेट सेम होता है, अलग होता है? अलग होता है। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, जब ये डिवाइड करते हैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, वहां से कार और मान लो ट्रक, ये दोनों पास होंगे। अब कार का अगर कोई भी रेट होगा, मान लो x रुपए, तो ट्रक का कह रहे डबल लेंगे। कितना लेंगे? 2x। इनको लगता है यहां से 10,000 कार गुजरेंगी और 3,000 ट्रक गुजरेंगे 1 साल में। तो बताओ कितने व्हीकल्स गुजरेंगे? 13,000 नहीं, 16,000। 16,000, क्योंकि यहां पे 2 ट्रक का रेट डबल है। तो अगर 3,000 ट्रक गुजरेंगे तो वो 6,000 कार के बराबर हो गए ना। जैसे ये दिखने में कितना है? 1। कितने सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो? मैं इससे तो कुछ नहीं बोलूंगा, समझाने के लिए भी तुम 5 बोल दो थोड़े देर के लिए। 5 नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगे भैया। कितने सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो? 5। ये दिखने में 1 है लेकिन ये 5 के बराबर है, क्योंकि ये 5 जगह फीस दे रहा है, मतलब 5 सब्जेक्ट की। इसी तरह ये ट्रक वाला डबल पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा? तो ये 2 कार के बराबर नहीं हो गया? 1 ट्रक 1 नहीं है, ये 2 कार के बराबर है, 2 कार के बराबर। तो कारें कितनी हो गई? 16,000। ऐसे रेट निकालते हैं। फिर रेट आ जाएगा कार का, उसका डबल कर दो तो ट्रक का हो जाएगा। क्लियर है बात? आइए लिखिए। टोल रोड is prepared
is made, sorry, made. Toll road is made for for smooth functioning, for smooth functioning on road, on road. नेक्स्ट लाइन में with toll road, benefits are first, less time in traveling, less time in traveling. Second, savings in petrol oblique diesel cost. Last, pleasure in driving, pleasure in driving, pleasure, मजा in driving. नेक्स्ट लाइन में toll road are made on boot technology, on boot technology. boot, BOOT, boot की फुल फॉर्म है बिल्ट, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर. बिल्ट, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर. बनाओ, ओन करो, चलाओ, और जब पैसे रिकवर हो जाए तो ट्रांसफर कर दो. नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ टोल रोड्स सेक्टर, कॉस्ट ऑफ टोल रोड सेक्टर. इसके दो पार्ट कर दो. एक के नीचे लिखो कैपिटल कॉस्ट और दूसरे के नीचे लिखो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. कैपिटल कॉस्ट के नीचे लिखो लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, interest on loan taken during construction period. अब ऑपरेशन मेंटेनेंस के नीचे लिखो इंटरेस्ट एक्सपेंस आफ्टर कंस्ट्रक्शन गेट्स ओवर. नेक्स्ट, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सरफेस रिपेयर, टोल कलेक्शन एक्सपेंस एटसेट्रा, टोल कलेक्शन एक्सपेंस एटसेट्रा. कॉपी में लिखिए इलस्ट्रेशन 10 और हम लोग हैं पेज नंबर 12.39 पर.
देखिएगा जरा, BHG टोल प्लाजा had built 60 kilometer long highway, now operate a toll plaza to collect toll from passing vehicle using the highway. Company is estimated at total of 12 करोड़ व्हीकल, ओनली सिंगल टाइप। इसका क्या मतलब है? सिर्फ कार विल बी यूज्ड यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग अ 10 year टोल कलेक्शन टेन्योर। ये टोल कितने साल तक लगा रहेगा? 10 साल। 10 साल में कितनी कारें पास होंगी? एक साल में कितनी हो गई? 1.2 करोड़। और एक महीने में कितनी हो गई? 10 लाख। 10 लाख। आगे देखिए, द ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हमें अप्रैल की कॉस्ट दे रखी है। हम सैलरी देते हैं कलेक्शन पर्सनल को, 3 शिफ्ट में वो काम करता है, 4 बंदे हर शिफ्ट में होते हैं, 550 रुपए पर डे पर पर्सन देते हैं। 550 रुपए पर डे पर पर्सन, और 4 पर्सन होते हैं पर शिफ्ट, 3 शिफ्ट में काम करते हैं। सुपरवाइजर, उनकी सैलरी ये है, सिक्योरिटी वालों की सैलरी ये है, टोल बूथ की सैलरी ये है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है 8 लाख, टेलीफोन 140, मेंटेनेंस 30, मंथली डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन कॉस्ट 1.5 करोड़। फर्दर कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, टोल रेट पर व्हीकल। आपको पर मंथ कॉस्ट निकालनी है और एक व्हीकल से कितना टोल ले बताना है। एक बार क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ लो। पढ़ लिया आपने? आइए शुरू कर रहे हैं, लिखें। कंप्यूटेशन ऑफ मंथली कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ मंथली कॉस्ट। सबसे पहले कलेक्शन पर्सोनल। ₹550 पर डे पर पर्सन है, एक आदमी का 550, 4 का कितना हुआ? इंटू 4। ये एक शिफ्ट के बंदे हैं, 3 शिफ्ट का कितना? इतना। और ये एक दिन का है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। लिख लो। इसी तरह सुपरवाइजर का बताओ कितना बनेगा मंथली टोटल? 750 इंटू एक बंदा, 2 शिफ्ट इंटू 30 दिन। 30 दिन। सिक्योरिटी का बोलो। 450 रुपये एक दिन का, कितने लोग हैं? 6, कितने शिफ्ट? 3 दिन, 30 दिन। मैनेजर का बताओ।
900 रुपये पर डे, एक बंदा है, 2 शिफ्ट हैं, 30 दिन है। ठीक है, अब आगे लिखें। इलेक्ट्रिसिटी कितना? 8 lakhs। टेलीफोन 140। मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख। डेप्रिसिएशन, ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसका एक्सपेंस दे रखा है मंथली 1.5 करोड़, यानी कि 150 lakhs। टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट आ गई। कितनी आई टोटल कॉस्ट? 194.80 lakhs। प्रॉफिट कितना है वो चेक करो। 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट। 194.8 पे 25% प्रॉफिट है, तो यहां से रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू कितना है देखो। $0.5 lakhs। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, कॉस्ट पर किलोमीटर बताओ। फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय किलोमीटर। कॉस्ट है 194.8 lakhs और किलोमीटर कितने थे हमारे? 60 थे, 60। तो यहां से कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी, 1 किलोमीटर की कॉस्ट। कितना है? 324,667। और सेकंड पार्ट है टोल रेट पर व्हीकल। टोल रेट पर व्हीकल हमें यहां पे निकालना है कलेक्शन डिवाइड बाय व्हीकल। हमें कितनी कलेक्शन होती है और हमारे कितने व्हीकल्स वहां से निकलते हैं। कलेक्शन कितनी है हमारी? 243.5 lakhs। और आपने देखा था एक महीने में 10 लाख व्हीकल निकलते हैं। 12 करोड़ व्हीकल साल में थे। 10 साल में, एक साल में 1.2 करोड़ और एक महीने में 10 लाख। ये मैंने ऊपर लिखा भी था, ये रहा। तो 10 लाख व्हीकल निकलते हैं एक महीने में, तो एक का टोल रेट होगा 24 रुपये 35 पैसे। अगर आप इस टोल रोड पे जाएंगे तो आपको एक बार निकलने के इतने रुपए देने होंगे। जाना चाहेंगे? अमेरिका में है रोड ये। पहले अमेरिका जाओ फिर टोल रोड इस्तेमाल करना। ये पूछते तो नहीं कहां पर है, बस जाना चाहेंगे। ये क्या मतलब होता है भाई?
अब तुम पूछते रही कंडीशन, वो तो तुम्हें हर चीज पे टीएनसी लिखा नहीं होता नीचे। समीर भाई कुछ समझाओ इसको थोड़ा, मतलब थोड़ा जागरूक बने, ये दुनियादारी सीखे यहां पर। हाँ हाँ, पहले ठीक थी समझ। अच्छा, एक और हमारे, ये कौन है जी ऑनलाइन में, मोहम्मद ताहूर, कौन? अच्छा अच्छा, वो है जिसका मेम एग्जाम है, ओके, समझ गया। वो मेरे को पूछ रहा था कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, तो मैंने कहा हो जाएगा अभी, यहाँ तक कर लिया कॉपी। ओके, चेक करा दे तुम्हें, ये लो, आंसर सही है। एक सवाल अनसॉल्व है, वो दिखाते हैं आपको, टोल रोड का। आइएगा। हाँ प्रशांत भाई, सामने देख लो, बात मत करो, लेट वैसे ही आए हो तो। क्यों? बात वैसे आए हो, लेट। अब कोई नहीं, उसमें क्या है, बड़े बड़े दादा गुंडों को तो बोलते ही हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एसएलएस बिल्ट एंड ऑपरेट 110 किलोमीटर हाईवे ऑन द बेसिस ऑफ बूट फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। डिस्टेंस कितना है भाई, और कितने किलोमीटर है? 25, सॉरी 25 साल। ट्रैफिक असेसमेंट कैरिड आउट टू एस्टिमेट द ट्रैफिक फ्लो पर डे शोज द फॉलोइंग। पर डे ट्रैफिक देख लो, इतना होगा। टू व्हीलर कितने निकलेंगे? कार, बसेस, हैवी कमर्शियल व्हीकल, ये पर डे है, पर डे। द फॉलोइंग इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, देख लो भाई। साइट क्लियरेंस, लैंड डेवलपमेंट, सब बेस, बिटुमिनस वर्क, ब्रिज, फ्लाईओवर, ड्रेनेज, ट्रैफिक साइन, मेंटेनेंस। टोटल कॉस्ट इतनी है, इतने लाख। एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1120 लाख हैज टू बी इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोल प्लाजा ऑपरेशन। इतने रुपए लगेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और टोल प्लाजा पर। ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल स्पेसिफिकेशन, वेट, साइज, टाइम सेविंग, द फॉलोइंग वेट हैज बीन असाइंड बाय पासिंग व्हीकल। ये कुछ वेट असाइन किए गए हैं। टू व्हीलर को कितने, कार को, बस को, और हैवी कमर्शियल व्हीकल को 45। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड। आपको एक दिन की कॉस्ट बतानी है। कंप्यूट टोल फी टू बी चार्ज पर व्हीकल फॉर ईच टाइप इफ कंपनी वांट्स टू अर्न 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कंसेशन पीरियड इज अ पीरियड फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज अलाउड। कह रहे कंसेशन पीरियड का मतलब है जितने टाइम के लिए इनको परमिशन दी गई है टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक बार ये सवाल पढ़ने का मौका दे रहा हूं, 1 मिनट। ये लो, क्वेश्चन पढ़ो जरा फिर से। हाँ, इनके भी कौन से लगते हैं, बैंक से लोन लेते हैं ना। इनके भी खुद के नहीं लगते ना, बैंक से लोन लेते हैं ये भी, उससे बनाते हैं, फिर आते रहते हैं, लोन चुकाते रहते हैं। मतलब हम आपको खाली जेब में भी बहुत अच्छा धंधा करना सिखा सकते हैं, करोड़ों रुपए का। तुम्हारे सामने है। और अगर थोड़ा गबन कर वगैरह करना चाहते हो तो उसका भी सिखा देंगे कैसे। गबन गबन करना चाहते हो पैसों का, तो भी सिखा देंगे। सोच रहा है शरीफ बनूंगा बदमाश बनूंगा अभी। चलो तुम इसको देख लो। मैनुपुलेशन। मेरे को पता नहीं था तुम अंग्रेजी समझते हो, शुरू ही बोलता।
हिसाब में गड़बड़ी। तो छोड़ो यार, वो ऑफ द कैमरा बात करेंगे, अभी नहीं करते हैं। तो इसको देखो जरा। हाँ सही है, प्रॉफिट है टोल रोड में, लेकिन टेंडरिंग प्रोसेस होता है ना, फिर वहां वो लगता है। हाँ देखो, चले आगे। अब हम यहाँ पे देखो, टू व्हीलर का क्या वेट दे रखा है, 5, और कार का। तो आपको ऐसे नहीं लगता कार 4 गुना टू व्हीलर से? तो अगर मान लो इसका वेट 1 है, तो इसका कितना हो गया, 4, इसका 6, इसका मतलब अगर एक हैवी कमर्शियल व्हीकल निकलेगा, तो वो एक हैवी कमर्शियल व्हीकल उतने पैसे देगा जितने 9 टू व्हीलर देते हैं। और अगर एक कार गुजरेगी तो कितने पैसे देगी, 4 टू व्हीलर के जितना। और बसेस गुजरेंगी तो 6 टू व्हीलर के जितना। तो एक बार जरा चेक कर ले है कितना ये, यहां पर टोटल व्हीकल पर डे in terms of two wheeler, total vehicle per day in terms of two wheeler, type, number, weight, number into weight। टाइप है टू व्हीलर, कार, बस, हैवी कमर्शियल व्हीकल। 44,500, 3450, 1800, 816। ये एक वेट था, इसका कितना था, 4, इसका 6, इसका 9। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने हो गए। टू व्हीलर तो 44,500 ही कहलाएंगे, लेकिन कार ज्यादा हो जाएंगी, और ये इतने हो जाएंगे, और ये इतने हो जाएंगे। टोटल करो, एक दिन में इतने वहां से पास होंगे टू व्हीलर्स। $76,000 444। ठीक है, आइए अब लिखते हैं पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट। पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर डे ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैंने तुम्हें कभी कोई एक कहानी सुनाई थी, चूज योर कंपनी वेरी वाइजली। अभी मैं 5 मिनट वो सुनाता हूँ, जरा सवाल खत्म हो जाए। हाँ 5 मिनट ज्यादा नहीं। अब मैं बता दूंगा, मैं कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, मैं कभी भी किसी को सुनाता नहीं हूँ कोई बात। मतलब ऐसे मैंने समीर को कभी पूछ लो, कभी बोला हो कि समीर ऐसा है, नहीं बोला, नहीं बोला। अब कहानी तुम समीर से जोड़ लो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ खुद जोड़ ले, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। आइए, हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 114
495.25 लैक्स, ये टोटल है। इसके अलावा कितने रुपए एडमिनिस्ट्रेशन और टोल प्लाजा में लगेंगे? एडमिन एंड टोल प्लाजा 1120 लाख। तो यहां से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी? ये टोटल कॉस्ट आ गई, जोड़ दो। एक 15, 615.25 लैक्स। तो 1 ईयर की कितनी हो गई? एक साल में 25 साल की है ये। 0.6, 1 लाख। एक दिन की कितनी हो गई? 365 डेज होते हैं। डेट्स ऑल, आई थिंक यही पूछा था फर्स्ट पार्ट में, एक दिन की कॉस्ट। सारी कॉस्ट है 25 साल की। एक साल की कितनी और एक दिन की कितनी? तो 12.67 हो गया। ठीक है, आगे लेके चलूंगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था टोटल कॉस्ट पर डे। अब लिखा कंप्यूट द टोल फी टू बी चार्ज पर व्हीकल फॉर ईच टाइप इफ कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन टोटल कॉस्ट। देखिए हम टोटल कलेक्शन निकालना चाहते हैं। कॉस्ट कितनी है? 12.67। प्रॉफिट कितना हुआ? 15%। ये कलेक्शन पर डे आ गई। कलेक्शन पर डे कितना? 14.570 लैक्स, 05 लैक्स। और रेट पर व्हीकल कितना आ गया? 14.5705 लैक्स डिवाइडेड बाय कितने व्हीकल्स हैं? 76,444। 19.06। लेकिन ये आया टू व्हीलर का। अब आप चाहो तो कार का, बस का और हैवी कमर्शियल व्हीकल का निकाल सकते हो। कार का कितने गुना था? 4 टाइम्स। ऐसे निकाल लो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा था, जैसे मान लो प्रशांत ने मेरे को कहा मेरे को देख के बताओ कि मैं पढ़ाई में कैसा हूं, मैं एग्जाम पास कर सकता हूं कि नहीं। तो मैंने कहा ये बताना बहुत आसान है मेरे लिए। तो इसके आसपास के दोस्त बड़े हैरान हुए, कह रहे हैं आप कैसे बता सकते हो इतनी एक्यूरेसी से। मैंने कहा सिर्फ एक काम इसको करना होगा, मैं बता दूंगा। कह रहा है बताओ क्या काम करना है। मैंने कहा तुम मेरे को अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो जिसके साथ तुम ज्यादातर अपना समय बिताते हो। तो कह रहा भाई ऐसा क्यों? मैंने कहा बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 विद whom यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम उन 5 लोगों की औसत हो जिनके साथ तुम अपना ज्यादातर समय बिताते हो। जैसे 5 बढ़िया बच्चे, आज ग्रुप बना रखा है। एक छठा नालायक उनके संपर्क में आ गया।
5 बढ़िया बच्चे और एक छठा नालायक उनके संपर्क में आ गया, तो अब क्या होगा? वो जो 5 बढ़िया बच्चे हैं ना, और संपर्क में कौन आया? छठा नालायक। अगले अगले 1 साल के अंदर जो छठा टॉपर होगा वो होगा जो नालायक है। 5 तो वही टॉपर, 6 नंबर पे वो होगा। लेकिन अगर रिवर्स कर दो, 5 नालायक, उनके साथ एक टॉपर आके जुड़ गया, तो छठा नालायक वो टॉपर होगा अगले 3 महीने में। अगले 3 महीने में एक बेहद शरीफ बंदा, पारिवारिक किस्म का, एक नई कंपनी ज्वाइन करता है, तो वहां ऐसे निठल्ले से उसके दोस्त बन जाते हैं कुछ। ऑफिस छूटता है, कह रहे कहां जा रहे? कह रहे घर जाऊंगा अब। कह रहे घर क्यों? हमारे साथ चल, ऐश कराते हैं तेरे को, मौज कराएंगे। कह रहे नहीं मैं तो घर जाऊंगा, मेरा तो परिवार इंतजार कर रहा है। कह नहीं चल। उसको वो ले जाते हैं और ले जा कहां थे? ठेके पे। अब वहां बैठ जाते हैं। वो कह रहे मैं तो लेता नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, बैठ तो जा। बिठा लिया, 4 वो और 1 वो। अब उसको बोले भाई ले, कह रहे मैं तो नहीं लेता। बिठाया उसको फिर भी पूरा 8 बजे तक, फिर छोड़ा, अपने अपने घर निकल लिए। अगले दिन दोबारा छुट्टी हुई, वो घर जाने लगा। कह रहे नहीं आज भी चलना पड़ेगा तेरे को। काफी मना किया, माना नहीं, फिर भी ले गए। अब जब वहां पहुंचे तो चारों ने कहा ले। कह रहे नहीं मैं नहीं लेता। कह रहे दोस्ती की खातर। कह रहे नहीं। कह रहे अच्छा इतना तो कर सकता है कि कम से कम गिलास सामने तो रख ले, अगर फोटो ले तो 5 गिलास आने चाहिए, वरना 4 गिलास तू खाली। तो कह रहे ठीक है गिलास रख दो। गिलास रख दिया, फोटो ले ली। अगले दिन दोबारा घर जाने लगा। कह रहे छोड़, आज फिर चलते हैं। फिर ले गए। ले। कह रहे नहीं मैं नहीं पीता। कह रहे दोस्ती का खातर हाथ में गिलास पकड़ के चीयर्स कर ले, हाथ में पकड़ के सिर्फ, हाथ में पी मत, हाथ में तो पकड़ ले। कह रहे ठीक है पकड़ लिया, चीयर्स। चौथे दिन दोबारा ले गए। कह रहे ले। कह रहे नहीं मैं नहीं लेता। कह रहे तूने ग्लास तो पकड़ लिया था, सिर्फ होठों तक लगा ले, पी मत, टेढ़ा मत करिए ग्लास को, फोटो अच्छी आएगी, पता चले दोस्ती आ रही है। वो होठों पे लगा लेता है। छठे दिन सारे जाते हैं, बैठते हैं। वही दोस्त वेटर को बुलाता है, आज शनिवार है, कुछ माल वाल बदला? वही है। तो छठा दोस्त जो 5वां दोस्त था, कह रहे अरे रहने दो, खाली गिलास लाओ, आज बोतल तुम्हारा भाई खोलेगा। और अपने बैग से बोतल निकाल के 5 बनाता है। कह रहा आज से हम भी शुरू करेंगे, देखे तो क्या है, आज से हम कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलवेज चूज योर कंपनी वेरी वाइजली। यू आर द एवरेज ऑफ 5 विद whom you spend most of the time. आइए मैं आपको यहां से आगे ले जाता हूं। प्रशांत समझ रहे हो? अपने आसपास देख लो जरा। शमी बैठा आगे है, सब तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? हाँ बदाम कर रहे हो तुम्हें, और तुम सहन भी कर रहे हो। देखो यार, तुम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। नहीं नहीं। अरे एक बात बता दो यार, फालतू बात जो मैं कर रहा था वो, या जो ये कर रहे हैं? पहले इतना बता दो मेरे को, मेरी बात या इनकी बात? नहीं नहीं, मैं हम तो ना समझ है यार, जो तुम बोलो। प्रशांत की बात, चलो ठीक। चल, अंश दीक्षित भी हमारे साथ ऑनलाइन में आ गया। कल क्यों छुट्टी हुई? मेट्रो मतलब कहां तक आ गए थे? और यहां तक कौन आ गया था? यहाँ
कल वो थी ना अंबेडकर जयंती, तो ये राष्ट्रपति और वो सब बड़ा मूवमेंट था उनके उसके उपलक्ष्य में। ऐसा टीवी में देखा था मैं तो रात को। आइए लिखिए नेक्स्ट, लोन्स ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, जो लोन देते हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थोड़ा उनके बारे में सोच के बताओ, उनकी सबसे मेजर कॉस्ट कौन सी होती होगी, सबसे बड़ी कॉस्ट? जो लोग लोन देते हैं बैंक्स वगैरह फाइनेंस कंपनीज, उनका सबसे बड़ा खर्चा क्या होता होगा? नहीं, नहीं ना, खर्चा बता रहा हूं, खर्चा। लोन तो खर्चा नहीं होता ना, वो तो एसेट होती है, बैलेंस शीट में एसेट भी दिखाएंगे। उनका सबसे बड़ा खर्चा होता है मैन पावर, क्योंकि आपने देखा होगा स्टाफ रखते हैं कॉलिंग के लिए, भैया लोन चाहिए आपको, आपका लोन सैंक्शन हो गया, क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, एक वही तो खर्चा है। कहीं भी छप्पर डाल के नीचे बैठ जाओ, बस एक बंदा चाहिए, एक फोन चाहिए, हो गया लोन फाइनेंस कंपनी शुरू। तो सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? मैन पावर। अब वो उसको रिकवर कैसे करते हैं? लोन देकर, उससे जो ब्याज आता है, या कोई भी आदमी थोड़ा इंस्टॉलमेंट देने में डिले कर देता है तो पेनल्टी लगा देते हैं, ऐसे। लिखिए, द मेजर कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, the major cost of financial institution is manpower cost, that is staff cost. staff cost, बस इतना सा हेडिंग था। इलस्ट्रेशन 13 है इसके ऊपर, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इलस्ट्रेशन 13, पेज नंबर 12.52। The loan department of a bank performs several functions in addition to home loan processing task. बैंक काफी सारे फंक्शंस करता है होम लोन प्रोसेसिंग के अलावा। इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। जो उनके 25% ओवरहेड्स हैं वो इसके लिए हैं, प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। कुछ इंफॉर्मेशन होम लोन के बारे में दे रखी है, लोन एप्लीकेशन। डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर, लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी, 4 एम्प्लॉई हैं, 60,000 के हिसाब से कितना हो गया? 240। और ये खर्चे दे रखे लोन डिपार्टमेंट के। अब होम लोन के अलावा कार लोन भी होगा, पर्सनल लोन भी होगा, गोल्ड लोन भी होगा, बिजनेस लोन भी, पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट 75,000, 7,500, 28,000, 24,000, 40,000, 6500, 181 टोटल। You are required to compute cost of processing home loan application on the assumption that 500 home loan application are processed each month. ये एक महीने में 500 होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। आपको उसकी कॉस्ट बतानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा। ये लोन डिपार्टमेंट है, 25% जगह में होम लोन वाले बैठते हैं। अब कुछ खर्चे हैं, चीफ लोन ऑफिसर सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, बिल्डिंग, लीगल एडवाइस, एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस, और टोटल खर्चा है 181। आप मेरे को बताइए 1,81,000 जो खर्चा है वो होम लोन का या पूरे डिपार्टमेंट का है? 1,81,000। तो होम लोन का कितना होगा? 45,250, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर है
लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी, आपको क्या लगता है ये जो सैलरी है ये सिर्फ होम लोन वालों की है या सभी की है? कॉमन सेंस के हिसाब से होम लोन की है, क्योंकि अगर सभी की होती तो वो इस हेडिंग के नीचे दे रखी होती, लोन डिपार्टमेंट कॉस्ट। बाकी उसने वर्ड डायरेक्ट भी यूज करा है, तो इसका मतलब ये होम लोन की है। तो अगर मैं टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ होम लोन निकालूं तो कितनी? डायरेक्ट लेबर 240, डिपार्टमेंट एक्सपेंस 181 का 25%, टोटल 285 250। इन्होंने कितनी एप्लीकेशन प्रोसेस करी है? 500। कॉस्ट पर एप्लीकेशन बताना है, 285 250 डिवाइड बाय 500, 570 रुपए 0.5। डेट्स ऑल, आंसर आ गया। इतना सही सवाल था ये। कॉपी कर लें इसको। अब मेरा, हाँ हाँ लास्ट में, हाँ। अगर तुम कहो तो मैं बात कर लूंगा, मेरे को तो ब्रेक की जरूरत होती नहीं है। मेरा भी ब्रेक है उस टाइम, क्योंकि क्या होता है 5 मिनट पहले तो क्लास ओवर हो जाती है, पानी वानी पीना तो पी सकते हो, कुछ खाना भी वो भी खा लेते हैं। सबसे पूछ लो। हाँ मेरे को मालूम है, तुम्हारा ही ब्रेक है मेरा ही ब्रेक है ऑडिट के बाद। ऐसा है, जब तुम यहाँ ऑडिट पढ़ रहे हो, मैं नीचे दूसरे जो कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, जैसे ऑडिट खत्म होगी ऐसे कॉस्टिंग खत्म होगी, तुम भी फ्री मैं भी फ्री, फिर आधा घंटा फ्री है, फिर एफएम होगा।
ऐसे है। नहीं मुझे नहीं चाहिए ब्रेक। क्या ऐसा नहीं हो सकता जो तुम मेरे को कह रहे हो ऑडिट वाले सर को बोल दो कि 10 मिनट पहले छोड़ दें। देखो तुम देखो, मैं तो कह रहा तुम तो गए गुजरे हो ही। हाँ। तो देखो एक काम करो ना, उनको एक तरह इसका तार इतना परेशान करता है। उनको वहां 5-7 मिनट पहले छोड़ने के लिए बोल देना, 5 7 मैं लेट शुरू कर लूंगा, फिर शुरू करने के थोड़ी देर बाद तुम्हें ब्रेक दे दूंगा, जिससे कि स्टार्ट हमारा ऑन टाइम होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक दे दूंगा भले 10-12 मिनट का, आधा घंटा पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो बात कर लूंगा जाने का नीचे अभी। ठीक। अच्छा इन बच्चों को भी तो बताना पड़ेगा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बात तो अभी करनी पड़ेगी। अभी कर लूंगा, कोई नहीं। वो कह रही है सर ऑडिट वाले सब ब्रेक नहीं देते, आप बोल दीजिएगा। मेरी खुद नहीं चलती, मैं अपनी क्लास के लिए भी इन्हीं से पूछता हूँ। ऑडिट के लिए मैं क्या बोलूंगा। आइए नेक्स्ट लिखिए। आई आई टी आई टी एन आई टी ई एस, आई टी एन आई टी ई एस, आई टी एन आई टी ई एस, आई टी एन आई टी ई एस। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटीईएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। अब ये जो आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप मेरे को बताइए कोई भी आईटी कंपनी है, लेट से इन्फोसिस है, तो उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट कौन सी होगी? सबसे बड़ी कॉस्ट इन्फोसिस की। इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, इनके जो खर्चे हैं, सबसे महंगा खर्चा, बड़ा खर्चा कौन सा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी। क्योंकि आप देखो आज लैपटॉप बिक रहा है, वो किसने बनाया होगा? किसी इंसान ने बनाया होगा। आज जगह जगह पैकेजेस सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो कौन बनाएगा? इंजीनियर ही बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाएगा, और तो कोई नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा खर्चा वो है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे टीसीएस कंपनी, इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला बेंगलोर में। ठीक। अब इंडियन रेलवे है, इसके अलावा बाटा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, गोदरेज है। इंडियन रेलवे इन सब ने टीसीएस को बोला आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाएं और उसको मेंटेन भी करें, तो उन्होंने बेंगलोर में एक ऑफिस खोल दिया। अब ये सबसे बड़ा क्लाइंट है। यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कुछ टेक्निकल लोग हैं, वो इंडियन रेलवेज का काम देख रहे हैं, बाकी कुछ और लोग हैं वो इनका काम देख रहे हैं। अब ना मेरे को टीसीएस के लिए ये निकालना है कि इंडियन रेलवे को सर्विस देने में कितनी कॉस्ट आई। तो आप मेरे को बताइए, जब मैं कॉस्ट निकालूंगा टीसीएस के एंगल से, तो इस ऑफिस के खर्चे लूंगा कि नहीं लूंगा, या सिर्फ मैन पावर के खर्चे लूंगा? लूंगा। लेकिन चक्कर ये, इस ऑफिस के कितने खर्चे मैं इधर लूं और कितने इधर लूं, ये बताओ। क्योंकि ऑफिस में कोई पार्टीशन तो है नहीं
कि इस तरफ इंडियन रेलवे के लोग बैठे हैं, उस तरफ बाटा के लिए, गोदरेज के लिए लोग बैठे हैं। वो तो एक कमरा है, कोई भी आदमी इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, बिजली चल रही है, टेलीफोन लगा हुआ है, अब खर्चे तो हो ही रहे हैं। तो उन खर्चों को कितना यहां पे दिखाएं और कितना यहां दिखाएं, यह सवाल है। राइट, दिस इज अ परफेक्ट आंसर। कॉमन खर्चों को मैन पावर की रेशियो में बांटेंगे। जैसे समझने के लिए मानना, पूरी फैक्ट्री में जो सैलरी का बिल है वो 10 करोड़ है, 10 करोड़, जिसमें से 8 करोड़ इंडियन रेलवे के काम के लिए जाता है और 2 करोड़ वहां के लिए जाता है। अब आप बताओ, जो बाकी खर्चे मैंने गिनवाए, बिजली के, रेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, प्रिंटिंग के, स्टेशनरी के, टेलीफोन के, ये कॉमन खर्चे ज्यादा किसके लिए लग रहे होंगे? रेलवे के लिए, क्योंकि स्टाफ की सैलरी का मेजर हिस्सा होने के लिए। तो 8 और 2 की रेशियो में बांट देंगे, बस ये यहां पे सिखाना है आपको। ठीक, लिखिए। आईटी कंपनी generally gives consultancy and makes software मैंने क्या बोला आपको? कोई एक ही बोल दो, एक जना बोल दो, समझाएगा। हाँ, जनरली गिव कंसल्टेंसी एंड मेक सॉफ्टवेयर। कॉमन एक्सपेंसेस of various client are apportioned on the basis of manpower expenses, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी। मैन पावर एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 9, क्वेश्चन 12.35, पेज 12.35। फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 22-23। आपको इन्फोटेक कंपनी का इंफॉर्मेशन दे रखा है। सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 पर्सन के एक की सैलरी बता सकते हो कितनी? 3 लाख। प्रोजेक्ट लीडर 9 लाख, एक की। प्रोजेक्ट मैनेजर एक की 6 लाख। रिपेयर मेंटेनेंस एडमिन। कंपनी एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट XYZ, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है। डिटेल ऑफ सेम आर एज फॉलोज। उस प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम लगा? 6 महीने। 1 प्रोजेक्ट लीडर, यानी कि प्रोजेक्ट लीडर 1 एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड्स 2 months एफर्ट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मैनेजर ने 2 महीने का टाइम लगाया है। ट्रैवल एक्सपेंस इनका कितना? 2 laptops were purchased at a cost of 50,000 each for use in the project and life of the same is 2 years. Prepare project cost sheet.
आपको बताना है इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगा। प्रोजेक्ट का नाम बताओ, XYZ। कितना समय लगा? 6 महीने। बस आपको 6 महीने के खर्चे बताने इस प्रोजेक्ट के। लिखें, कॉस्ट शीट ऑफ प्रोजेक्ट XYZ, कॉस्ट शीट ऑफ प्रोजेक्ट XYZ having duration of 6 months। ठीक, आइए लिखते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी कितनी ले लूं? कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं यहां पर? अबे 5 नहीं, इस प्रोजेक्ट में 3 कर रहे हैं। एक बंदे की सैलरी कितनी है? 3 बंदों की 9 लाख, लेकिन 6 महीने की 4.5 लाख। प्रोजेक्ट लीडर कितने काम कर रहे हैं यहां पर? एक बंदे की सैलरी कितनी है? एक बंदे की 4.5, और कितने महीने? 6 महीने। कितनी हुई? 2.25। प्रोजेक्ट मैनेजर, उसने कितने महीने काम किया इस पर? 2 मंथ्स। 6 लाख में से 2 महीने की सैलरी यहां से चार्ज करेंगे, 1 लाख। ये ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस हुई है, उसका भी कुछ हिस्सा क्या यहां दिखाएंगे? दिखाएंगे। कितनी रिपेयर मेंटेनेंस हुई है? तो यहां कितना दिखाएंगे 3 लाख में से? मैं बताता हूं सर, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। पूरे साल का सैलरी बिल कितना है ये देखो, 30 लाख है। इस प्रोजेक्ट का सैलरी बिल कितना है? इस प्रोजेक्ट का 7.75। तो ऐसे आएगा, 3 लाख रिपेयर मेंटेनेंस, पूरे साल की सैलरी है 30 लाख, इंटू 7.75, इसकी कितनी हुई वो बताओ। रिपेयर मेंटेनेंस के बाद एडमिन ओवरहेड्स 12 लाख, डिवाइड बाय 30 लाख, इंटू 7.75, ये कितनी हुई ये बता दो। पहली 77,500 और दूसरी 310। टेबल के सारे खर्चे आ गए। तीन दस। अब इसके बाद मैं लेके चलता हूं, यहां पर ट्रेवल एक्सपेंस। ट्रेवल एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? वो तो पूरे इसी प्रोजेक्ट के हैं, इसी प्रोजेक्ट के लिए घूमे फिरे हैं। और लैपटॉप का डेप्रिसिएशन बता दो कितना लिखूं इस प्रोजेक्ट के लिए।
ठीक है जी, लैपटॉप का कितना है डेप्रिसिएशन? 50,000, 25, 6 महीने का 25,000, टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट आ गई, बस खत्म आंसर, 13,75,000 आ गए। आगे चलो ऐसे। एक एक ही सवाल है सब पर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी लिखिए। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या बेचती है? सर्विस बेचती है। सर्विस में क्या सर्विस बेचती है? वो बेचते हैं तसल्ली, तसल्ली बेचते हैं। जैसे कोई कहे मेरे को डर लगता है शायद मेरे को बीमारी हो जाए, कहेंगे धैर्य रखो, तसल्ली रखो, हम आपका इलाज करा देंगे। कोई कहे मेरे को डर लगता है मैं कम उम्र में चल बसूंगा, धैर्य रखो, तसल्ली रखो, हम तुम्हारे परिवार का जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ध्यान रखेंगे। तो इंश्योरेंस का जो मेन बिजनेस है वो है बिजनेस ऑफ अश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ, एक होता है जनरल। अगर आपको अपना जीवन इंश्योर कराना है इसको लाइफ इंश्योरेंस। उसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन का इंश्योरेंस ले लें, ज्वेलरी का ले लें, कार का ले लें, हेल्थ का ले लें, दे आर ऑल जनरल। इंश्योरेंस कंपनी की इनकम ज्यादातर प्रीमियम से होती है, प्लस कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, और इनको कई बार री इंश्योरेंस प्रीमियम भी मिलता है। री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? जैसे ये एक छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी चलाता है, छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी। एक बहुत बड़ा आदमी आया, कह रहा है मेरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर दो, और बिल्डिंग अरबों रुपए की है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? लॉस हो गया तो, लेकिन इसको लालच आ गया, क्योंकि अरबों की बिल्डिंग का जब इंश्योरेंस करेगा तो प्रीमियम भी तो फिर ढंग का आएगा। तो इसने प्रीमियम को ही देखा सिर्फ, और इसने इंश्योरेंस कर दिया। लेकिन अब इसको क्या लग रहा है? डर। किस चीज का डर? अगर क्लेम देना पड़ा तो कहां से दोगे? ये कह रहा है मैं तो खुद भी बिक जाऊं तब भी नहीं उतार सकता। तो इसके बाद ये एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास है, लेट से मेरे पास, कह रहा है जी मैंने एक इंश्योरेंस किया है, मेरे से संभल नहीं रहा वो, मेरे को डर लग रहा है, तो मैं आपसे मदद चाहता हूं। मैंने कहा बोल। कह रहा क्लाइंट को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा चल वो भी सही है। कह रहा आधा नुकसान आप दे देना, आधा मैं दे दूंगा, इतना तो मैं भर सकता हूं अगर उसको नुकसान हुआ तो। बताओ करोगे मेरे साथ डील? मैंने कहा बड़ी प्रिंसिपल बात करूंगा तेरे साथ, जो प्रीमियम आया आधा मेरे को दे दे। मैंने कुछ गलत बोला इसको? तैयार हो तुम? ये तैयार है। तो आधा प्रीमियम से मेरे को दे दिया, आधा तुम। कभी उसके दिक्कत होगी ना, क्लेम देना पड़े तो मेरे को फोन कर देना, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उसको पहुंचा देना, उसको नहीं बताएंगे। तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। दो इंश्योरेंस कंपनी आपस में सेटिंग कर रही है, तो मेरे पास इनकम आई नहीं आई? आई, री इंश्योरेंस। और ये भी हो सकता है बड़ी कंपनी डायरेक्ट मेरे पास आ जाए, इंश्योरेंस, और हो सकता है मेरे पे कुछ पैसे पड़े मैं इन्वेस्ट कर दूं, इंटरेस्ट। ऐसे लिखिए, इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ, इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ selling, selling assurance. Insurance is the business of selling assurance. Insurance is of two types. Insurance is of two types. First, life insurance. Second, general insurance. General insurance. Next line में,
The main income of insurance company is insurance premium, reinsurance, interest, etc. नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके चार पार्ट्स कर दो, चार पार्ट्स कर दो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के। पहला लिखो मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। दूसरा लिखो ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट। तीसरा लिखो आईटी कॉस्ट, आईटी। और चौथा लिखो सपोर्ट फंक्शन, सपोर्ट फंक्शन। अब ये कुछ कॉस्ट हो गई, इसमें सबसे पहली कॉस्ट कौन से लिखी है? मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। आप इसका मतलब क्या जानते हो, कौन सी कॉस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी लगा रही है? कौन सी? हाँ, प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये वो हो गई। इसके अलावा आपने देखा है तरह तरह की पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, जीवन धारा, जीवन अक्षय। तो इन पॉलिसीज को बनाने में जो खर्चा लगता है, तो लिखिए इसके नीचे एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, पॉलिसी डेवलपमेंट, एटसेट्रा, पॉलिसी डेवलपमेंट एटसेट्रा। सेकंड क्या लिखा था हमने? ऑपरेशन कॉस्ट। जो उनका मेन ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन क्या है मेन? पॉलिसी बेचना, क्लेम लेना, क्लेम देना, मतलब लिखो क्लेम मैनेजमेंट, क्लेम्स पेमेंट, पॉलिसी इश्यू, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या लिखा है? आईटी। लिखे इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट में लिख दो सारे ऑफिस के जो खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी। लिख दो प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 12th नंबर पर आ रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। सेंजाइट लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट्स इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इलस्ट्रेशन 12। मिल गया? Senzite Life Care Limited operates in life insurance business. Last year, it's launched a new term life insurance policy for practicing professional protection plus. The company has incurred the following expenditure during the last year for the policy. ये कुछ खर्चे किए उन्होंने, मैं नीचे दिखा देता हूं आपको। पूछा गया कितनी पॉलिसी बेची इन्होंने और टोटल इंश्योर्ड वैल्यू, और इतने का क्लेम देना पड़ सकता है। Calculate total cost of professional protection plus policy segregating cost into 4 main activities: marketing, sale,
ऑपरेशन, आईटी, सपोर्ट। मैं यहां लेके चलता हूं। पहली कौन सी थी? मार्केटिंग एंड सेल्स। दूसरी ऑपरेशन, तीसरा आईटी और चौथा सपोर्ट। आप मेरे को एक एक करके कॉस्ट बताइए। इनको ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4। पॉलिसी डेवलपमेंट कौन सी कॉस्ट है? 1। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ पॉलिसी, ये तो है ही 1। सेल सपोर्ट 1, मार्केटिंग एंड सेल्स। पॉलिसी इश्यूएंस कॉस्ट, ऑपरेशन। सर्विसिंग कॉस्ट, ये भी ऑपरेशन है। सर्विसिंग मतलब लोन वोन लेना, ये सब करना। क्लेम मैनेजमेंट, आईटी, पोस्टेज, फैसिलिटी, एम्प्लॉय, एडमिन। दैट्स ऑल। फर्स्ट पार्ट पूरा है। आगे देखिए, कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी। आप जब इन सब का टोटल कर देंगे और 528 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर पॉलिसी। कैलकुलेट कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, इस टोटल कॉस्ट को इंश्योर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देना। समझ आ गई बात है? लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। लिखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस पे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन हम एक क्लास में नहीं करेंगे, मैं आपको सारा समझा के होमवर्क में दूंगा। बट अगर कंसंट्रेशन से सीखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको यही समझ आ जाएगा। घर जाके सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके हम क्वेश्चन 11th पर हैं, पेज 12.43। तो जो लोग कंसंट्रेशन से सीखना चाहते हैं वो सामने देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, एडी हायर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम है। ऑफर कोर्सेज फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन 3 स्ट्रीम। 11वीं और 12वीं क्लास में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की क्लासेस देते हैं। स्कूल रन्स हायर सेकेंडरी क्लास अलॉन्ग विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती हैं? नर्सरी से 5th तक। सेकेंडरी हो गई 6 से 10 तक, और 11th 12th हायर सेकेंडरी। तो यहाँ सारी क्लास लगती हैं। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट ट्रीट्स हायर सेकेंडरी एज अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वांट्स टू रिवाइज इट्स फीस स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट। अकाउंटेंट ऑफ स्कूल हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। टीचर्स कितने हैं यहाँ पर ये बताइए स्कूल में? 25। एक टीचर की सैलरी 12 महीने की इतनी हो गई। एक ही प्रिंसिपल है। लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी स्टाफ, पियोन, अदर स्टाफ, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर, ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट, एनुअल डे एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस। अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। 11th 12th की डिटेल यहां दे दी और नर्सरी से लेके 10th क्लास की डिटेल यहां दे दी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम ऑफ ऑल 3 स्ट्रीम्स। आपको कॉस्ट पर स्टूडेंट सिर्फ 11th 12th की बतानी है, नर्सरी से आगे तक की नहीं बतानी। नर्सरी से आगे तक की नहीं बतानी। तो आप किस तरह से करेंगे? देखो, यहां लिख देंगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ऐसे। अब हम कैसे सवाल को करेंगे? आप देखिए कितने कितने बच्चे हैं आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में 180 और बाकी बचे हुए 840। लैब क्लासेस, नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी, टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल, टीचर्स, ये सब दे रखा है। अब आप देखो टोटल टीचर्स ही कितने आ रहे हैं? पच्चीस हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रहे 25 टीचर। तो जब आप यहां पे टीचर की सैलरी लिखोगे आर्ट, कॉमर्स, साइंस, तो कैसे कैसे लिखोगे? 4 टीचर इंटू 35,000 रुपए,
इंटू 12। कॉमर्स में कितने लिखोगे? 5 इंटू 35,000 इंटू 12, और आखिर में 6 इंटू 35,000 इंटू 12 होगी बात। लेकिन यहां पे दिक्कत आ रही है, एडजस्टमेंट पढ़ो जरा क्या है। वन टीचर, वन who teaches economics for arts also teaches commerce. Teacher takes 1040 class in a year. It includes 208 class for commerce. तो क्या करोगे इसका? उसने कितनी क्लासेस ली? तो इसमें आर्ट्स की कितनी हो गई? आर्ट्स की 832 और कॉमर्स की 208। वैसे टीचर ये आर्ट स्ट्रीम की है, ठीक, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो आर्ट स्ट्रीम है ना, आप क्या करोगे, यहां पे माइनस करोगे एक टीचर की सैलरी 35,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय उसने कितनी क्लास ली है? 1040, और उसमें से कॉमर्स के लिए कितनी है? 208। वो यहां से घटा के कॉमर्स के अंदर प्लस कर दोगे। एक टीचर की सैलरी, एक टीचर की सैलरी वहां से घटा के 8 से, और किसमें प्लस कर दोगे? कॉमर्स में। 208 क्लास की सैलरी, मतलब ये कहना चाहते हो ये सैलरी आर्ट्स की नहीं है, कॉमर्स की है। समझ गए बात? अब जरा इसका बताना क्या करोगे? सिमिलर एडजस्टमेंट सेकेंड, ये थर्ड। $35,000 इंटू 12 months इंटू 160। ये क्या करोगे? कहां कहां दिखाओगे? साइंस में तो माइनस कर दोगे, कौन सा प्लस कर दोगे? ठीक है, प्लस कर दिए। नेक्स्ट, फोर्थ, वन पीएन इज फुली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। वन पीओन पूरा डेडिकेट है। अदर पीएन डेडिकेट देयर 15% टाइम फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। एक का तो पूरा पैसा और बाकी 3 के मैं दिखाता हूं एक बार आपको पीएन का क्या चक्कर है। ये रहा, ये पीएन की सैलरी है। इसमें से एक पीएन की सैलरी कितनी होगी? 12 प्लस 3 की कितनी होगी? इंटू 15%, इंटू 15%, ये टोटल सैलरी हो गई। अब आपको इसको बांटना है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये तो 12th क्लास की सैलरी है, 11 12। तो आप बताओ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में कैसे बांटोगे इसको? कुछ हिंट आपको दे रखा हो पीएन की सैलरी को? पीएन की सैलरी को बांटना है, कैसे बांटोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि जिस जिस क्लास में बच्चे ज्यादा हैं वहां पे पीएन का रोल ज्यादा रहेगा, जिसमें कम है उसमें कम रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल स्कूल स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव सेक्शन एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन स्पोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब आपने ये तो बांट दिया, अभी प्रिंसिपल की सैलरी कितनी दिखाओगे? आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। अमाउंट चेक कर लो कितना है? 1440। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नीचे देखो, ये रहा टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल। तो आर्ट्स में कितने दिखाओगे बताओ? 14,40,000 सैलरी थी उसकी। क्या चीज? इंटू 208 घंटे डिवाइडेड बाय 208, 312, 480, 1400। क्योंकि प्रिंसिपल तो छोटी क्लास भी देख रहा है ना, सबके टोटल से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का निकल आएगा। ठीक, आगे लेके चल रहा हूं। लैब अटेंडेंट, इसकी कितनी सैलरी है? 360। अब लैब अटेंडेंट का बताना, नीचे देख के कैसे बांटोगे? लैब के बारे में कुछ दे तो रखा था, ये रहा। साइंस का छोटी क्लास का भी तो है, तो आपको निकालना साइंस का है, तो साइंस का कैसे आएगा बताओ मेरे को? जो भी सैलरी है उसको इस टोटल से डिवाइड कर देंगे इंटू 144। ठीक है,
लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी है 144, इसको कैसे करोगे? लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है, लाइब्रेरी स्टाफ ओके। पीएन तो पहले ही हो गया था। अदर स्टाफ को कैसे करोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर को, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ईयर। इसमें दो तरीके हैं, इसमें भी दे रखा है दो तरीके हैं। एक तो आप इस रेशियो में बांट दो, वरना आप ये भी तो कर सकते हो, दो बार एग्जाम में 120 बच्चे बैठे हैं तो 240 हो गए ना। दो बार एग्जाम हुए हैं, 360 बच्चे बैठे हैं, 360 360 720, 360 1680। बताओ कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है एग्जाम के खर्चों को बांटने का? नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है ईयर या नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम लिखे हैं? जिन्होंने एग्जाम लिखे हैं, ये रेशो ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि पेपर, क्वेश्चन पेपर, जिस क्लास में बच्चे ज्यादा ज्यादा प्रिंट होंगे, आंसर शीट भी ज्यादा प्रिंट होगी वहां पर, ये वजह है। ठीक, आगे बताएं। ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एनुअल डे एक्सपेंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर था। इसमें सर्विस सेक्टर की कुछ अंडरटेकिंग्स थी। पहला गुड ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, तीसरा होटल, चौथा हॉस्पिटल, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी, छठा टोल रोड, सातवां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आठवां आईटी एनेबल सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 10 अंडरटेकिंग है। एक टोल रोड शायद छूट गया, पता नहीं मैंने बोला कि नहीं। ये 10-11 है, सभी पे एक एक सवाल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और होटल्स पे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, 3-3 4-4। बाकी का तो एक एक कर लो, बात बन जाती है। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं, ऑल इलस्ट्रेशन ऑल प्रैक्टिकल। अब आपका होमवर्क क्या है? जो हमने आपको अपडेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, उसमें सर्विस कॉस्टिंग के रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, वो प्लस केस सिनेरियो। एक तो यही है, शायद एक और होगा वहां पे, दो है, दो कर लेना बस, ये काम था आपका। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अभी मैं आपको 5-7 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं, क्योंकि हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आफ्टर 5-7 मिनट्स वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ठीक, नीचे मतलब बहुत दूर जाने का नहीं है, आसपास ही कहीं नीचे चला, लेट आओ।